आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मोर अभिनंदन क्लासेस। तो बच्चों एकाग्रता से तैयार हो जाओ। मोर अभिनंदन क्लासेस आपके लिए लाया है कक्षा 10 का एसएस का चैप्टर नंबर 10 कृषि। तो चलो शुरू करते हैं। भारत कृषि। प्राचीन काल से कृषि भारत के अधिकतर लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति रही है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि रहा है। खेती भारत का एक महत्व का संसाधन है। श्रमशक्ति के लगभग 60% लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। भारत के लोगों को मात्र भोजन की आपूर्ति करने के उपरांत उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल भी खेती से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का लगभग 22% जितना भाग है। निर्यात में भी कृषि फसलों एवं कृषि उत्पादनों का लगभग 18% हिस्सा है, जिससे देश को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इस तरह भारत एक कृषि प्रधान देश है। उपजाऊ मैदान, 12 महीने फसल ली जा सके ऐसी अनुकूल जलवायु, सिंचाई, कुशल एवं मेहनती किसान आदि के कारण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 2 या उससे अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसके बावजूद भारत में कृषि के क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं किया जा सका है। भारतीय किसान अधिकांशतः गरीब एवं निरक्षर हैं। सिंचाई की कम सुविधा, अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा, अधिक जनसंख्या, बड़े परिवार, छोटे आकार के खेत, प्रयोगशीलता के प्रति उदासीन रुख, रासायनिक खादों, उन्नत बीज, आधुनिक यंत्र एवं वैज्ञानिक कृषि, प्रकृति का कम उपयोग, शिक्षित वर्ग का कृषि में न जुड़ना तथा समाज में कृषि का नीचा माना जाने वाला स्थान आदि के कारण वैश्विक उत्पादन के समक्ष भारत में उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम है। हकीकत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि के प्रकार, भारत के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत का समग्र अर्थतंत्र कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। सिंचाई पद्धति, कृषि उत्पादन, आर्थिक प्रतिफल जैसी बातों के आधार पर कृषि के प्रकार किए जाते हैं। एक जीवन निर्वाह कृषि स्वतंत्रता के पश्चात योजना आयोग की अनेकों कृषि विकास योजनाओं के अमल के बावजूद भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी अत्यंत दयनीय है। छोटे आकार के खेतों में महंगे बीज, खाद एवं जंतुनाशकों का उपयोग करना महंगा होता है। खेतों में होने वाला अनाज उत्पादन मात्र पारिवारिक उपयोग जितना ही होता है, जो परिवार के भरण पोषण में ही उपयोग हो जाता है। इसे जीवन निर्वाह की कृषि या आत्मनिर्वाह कृषि कहते हैं। इससे भारतीय कृषि आज भी अधिकांश क्षेत्रों में जीवन निर्वाह की प्रवृत्ति ही मानी जाती है। 2 सुखी कृषि, वर्षा कम हो तो सिंचाई की अपूर्ण सुविधा एवं मात्र वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में मात्र जमीन में संग्रहित नमी के आधार पर एक ही फसल ली जाती है, इसे सूखी कृषि कहते हैं। यहाँ ज्वार, बाजरी एवं दलहन जैसे पानी की कमी से होने वाली फसलों की कृषि होती है। गुजरात के भाल प्रदेश में वर्षा पूरी होने के बाद नमीयुक्त जमीन में इस प्रकार से गेहूं एवं चने की फसल ली जाती है। 3 आर्द्र कृषि, जहां वर्षा का प्रमाण अधिक होता है एवं सिंचाई की सुविधा भी अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में आर्द्र नमी वाली कृषि की जाती है। वर्षा न हो अथवा कम हो तब सिंचाई द्वारा वर्ष में एक से अधिक फसल ली जा सकती है। इसमें धान, गन्ना, कपास, गेहूं एवं साग सब्जी की कृषि की जाती है। 4 स्थलांतरित झूम कृषि, इस प्रकार की कृषि में वृक्षों को काटकर उन्हें जलाकर जमीन साफ कर वहां कृषि की जाती है। यहाँ 2 से 3 वर्ष कृषि की जाती है। जमीन का उपजाऊपन घटने पर यह क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह इसी प्रकार कृषि शुरू की जाती है, इसे झूम कृषि कहते हैं। इस कृषि में धान्य फसलें या साग सब्जी उत्पन्न की जाती है। इस कृषि में उत्पादन अत्यंत कम होता है। 5 बागायती कृषि, बागायती बगीचा कृषि एक विशिष्ट प्रकार से होने वाली कृषि है। इसमें रबर, चाय, कॉफी, कोको, नारियल के उपरांत सेब, आम, संतरे, अंगूर, आंवला, नींबू, खजूर आदि फलों की अत्यंत अधिक रखरखाव के साथ कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी निवेश, कुशलता, तकनीकी ज्ञान, यंत्र, खाद, सिंचाई, परिरक्षण, संग्रहण एवं परिवहन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। 6 सघन कृषि, जहां सिंचाई की सुविधा बढ़ी है वहां रासायनिक खाद, जंतुनाशक एवं विविध प्रक्रिया में यंत्रों के व्यापक उपयोग से कृषि में यांत्रिकरण आ गया है। इस प्रकार होने वाली कृषि को सघन कृषि कहते हैं। इस कृषि में नकदी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यहाँ प्रति हेक्टर उत्पादन में खूब वृद्धि हुई है एवं इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत उत्पादन विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इस कृषि में आर्थिक प्रतिफल को महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे व्यापारी कृषि भी कहते हैं। कृषि पद्धतियां, भारत में सजीव कृषि, टिकाऊ पोषणक्षम कृषि, मिश्र कृषि आदि कृषि पद्धतियां प्रचलित हैं। सजीव कृषि, जिस तरह से जंतुनाशकों एवं रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, इससे रसायनों के हानिकारक प्रभाव भी धीरे धीरे दिखने लगे हैं। अनाज, साग सब्जी तथा फलों में रसायनों एवं जंतुनाशकों की उपस्थिति के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव हुआ है। पर्यावरण पर भी अधिक नुकसान हुआ है।
जमीन की उत्पादकता एवं उत्पादन घटने लगे हैं, जिसके कारण लंबे समय के बाद इस जमीन में से फसल का उत्पादन एवं गुणवत्ता घट गई है। सजीव कृषि अर्थात ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया या अन्य प्रकार के रासायनिक खादों एवं जंतुनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। फसल के पोषण के लिए गोबर की खाद, जैव खाद, कंपोस्ट खाद आदि तथा फसल संरक्षण के लिए गौमूत्र, नीम का घोल, छाछ आदि उपयोग किया जाता है। सजीव जैविक कृषि का उत्पादन पोषणयुक्त होता है। इसमें प्राकृतिक खाद, मिठास एवं खुशबू होती है। इसमें अधिक खनिज, विटामिन एवं जीवन शक्ति देने वाले तत्व होते हैं। जैविक कृषि उत्पादनों की वर्तमान में बड़ी मांग है, अर्थात किसानों को प्रतिफल भी अच्छा मिलता है। टिकाऊ कृषि, इस कृषि में जमीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है। इसके लिए फसल फेरबदल, पोषण के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता जितना ही उपयोग, कीटक एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए जंतुनाशकों के बदले जैविक नियंत्रण, जल संरक्षण आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। मिश्र कृषि, इस कृषि में कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गा बतख पालन, मधुमक्खी एवं मत्स्य पालन जैसी प्रवृत्तियां भी की जाती हैं। भारत के कृषि उत्पादन क्षेत्र। भारत में ऋतुओं के संदर्भ में कृषि फसलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. खरीफ फसल, 2. रबी फसल, 3. जायद फसल। खरीफ वर्षा फसल, वर्षा ऋतु में ली जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। फसल का समय जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग मसूर आदि खरीफ फसल है। रबी ठंडी फसल, ठंडी की ऋतु में ली जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। फसल का समय अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक होता है। गेहूं, चना, जौ, सरसों, एरंडी, अलसी आदि रबी फसल हैं। जायद गर्मी फसल, गर्मी में ली जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। फसल का समय मार्च से जून तक होता है। धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी तथा तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि जायद फसल हैं। मुख्य कृषि फसलें, भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, जमीन वैविध्य एवं वर्षा के प्रमाण में रही भिन्नता के कारण भारत के अलग अलग भागों में फसलों की बुआई विविध प्रकार से की जाती है। धान्य फसल, भारत में कुल बुआई क्षेत्र के लगभग 75% क्षेत्र में धान्य फसल की कृषि होती है और कुल उत्पादन का लगभग 50% धान्य फसल से प्राप्त होता है। मुख्य धान्य फसल निम्न प्रकार है। धान, राइस। धान हमारी सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या एवं भारत की लगभग आधी जनसंख्या भोजन में चावल का उपयोग करती है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। अधिक उत्पादन के लिए गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु, न्यूनतम 20 डिग्री से तापमान, नदियों के काम की उपजाऊ जमीन एवं 100 सेमी या उससे अधिक वर्षा आवश्यक है। कम वर्षा वाले क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में सिंचाई से यह फसल ली जाती है। धान की कृषि में मानवश्रम की अधिक आवश्यकता रहती है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में वर्ष में 2 या 3 बार यह फसल ली जाती है। गुजरात में सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड आदि जिलों में धान की बुआई होती है। धान यह पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसल होने के बावजूद खेत में लगातार पानी भरकर रखने के बदले फुआरा पद्धति से सिंचाई करके कम पानी से भी यह फसल ली जाती है। गेहूं, वीट। धान के बाद गेहूं यह हमारे देश की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। भारत की 1/3 कृषि भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। इस देश में उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों का यह मुख्य भोजन है। गेहूं यह समशीतोष्ण कटिबंध की रबी फसल है। गेहूं की फसल के लिए काली या उपजाऊ दोमट मिट्टी वाली जमीन एवं 75 सेमी तक वार्षिक वर्षा आवश्यक है। सिंचाई की सहायता से कम वर्षा वाले भागों में भी गेहूं उत्पन्न किया जाता है। 100 सेमी या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की बुआई नहीं होती। गेहूं की कृषि में यांत्रिकरण होने से श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन लगभग दोगुना हुआ है। गेहूं की कृषि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 भाग इन राज्यों का है। इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा होने से यहां प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है। पंजाब में नहरों के पानी के कारण गेहूं का विपुल उत्पादन होता है, इसी कारण पंजाब को गेहूं का भंडार कहा जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। गुजरात में भाल क्षेत्र में भैलिया गेहूं होता है। इसके उपरांत महेसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में होता है। रोज बरोज के भोजन में उपयोग में लिए जाने वाले सभी प्रकार के अनाजों में गेहूं सर्वश्रेष्ठ है।
गेहूं के आटे से रोटी, भाखरी, सेवइयां, हलवा, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, पाठ, पूरी, केक, बिस्कुट आदि अनेक खाने की वस्तुएं बनती हैं। सभी प्रकार के अनाजों में गेहूं में पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं, इसलिए इसे अनाजों का राजा कहते हैं। ज्वार, बाजरी, मक्का एवं जौ भी भारत में उत्पादित किए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज धान्य हैं। ज्वार गेहूं एवं धान के बाद ज्वार भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाला धान्य है। दक्षिण के पठारी प्रदेश में शुष्क एवं कम वर्षा वाले विस्तारों में इस फसल की बड़े पैमाने पर बुवाई होती है। ज्वार खरीफ एवं रबी फसल है। इसे 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान, 50 सेमी वर्षा, काली एवं दोमट मिट्टी की जमीन अनुकूल मानी जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में इसका अधिक उत्पादन होता है। गुजरात में सबसे अधिक बुवाई सूरत एवं तापी जिले में होती है। ज्वार हरे पशुचारे के रूप में विशेष उपयोगी है। बाजरी, मिलेट, बाजरी श्रमिकों का अनाज माना जाता है। 25 डिग्री - 30 डिग्री तापमान, 40 - 50 सेमी वर्षा, हल्की रेतीली जमीन में यह योग्य रूप से उत्पादित होती है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में बाजरी की बुवाई में बनासकांठा जिला अग्रसर है। मक्का, मेज, मक्का धान्य खरीफ फसल है। धान एवं गेहूं के बाद विश्व में मक्का की सबसे अधिक बुवाई होती है। मक्के की फसल पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है, वहां यह लोगों का मुख्य भोजन है। मक्के में मुख्य रूप से स्टार्च, तेल, प्रोटीन, बायोफ्यूल जैसे घटक होने से इसका औद्योगिक उत्पादन में उपयोग होता है। मक्के की फसल को ढलान वाली, काली, कड़ी, पथरीली, पानी के नितार वाली जमीन माफिक आती है। 50 से 100 सेमी वर्षा, 21 डिग्री - 27 डिग्री से तापमान इससे अनुकूल आता है। पशु आहार, लावा, धानी एवं मक्के के तेल में इसका उपयोग बढ़ रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इसके मुख्य राज्य हैं। गुजरात में पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एवं अरवल्ली में मक्का की बुवाई अधिक होती है। दलहन पल्सेस शाकाहारी लोगों के लिए दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अरहर, मूंग, चना, मटर, उड़द, वाल एवं मोठ दलहन माने जाते हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ खरीफ फसल हैं। चना, मटर एवं मसूर रबी फसल हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अलावा लगभग सभी राज्यों में दलहन की बुवाई होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में अरहर वडोदरा जिले, मूंग, मोठ कच्छ एवं उड़द की पाटन जिले में सर्वाधिक बुवाई की जाती है। दलहन की फसलों द्वारा नाइट्रोजन का जमीन में पुनः स्थापन होता है। इससे धान्य फसलों के साथ या उनके बाद जमीन का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए फसल अंतरण, इंटरक्रॉप के रूप में बुवाई की जाती है। जानने योग्य, गुजरात में बोई जाने वाली तृण धान्य फसलों में रागी मुख्य स्थान रखती है। रागी पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों का मुख्य भोजन है। गुजरात एवं समग्र देश में बोई जाने वाली विविध तृण धान्य फसलों में रागी का प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। रागी को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट या अफ्रीकन मिलेट एवं गुजरात में बावटा के नाम से पहचानी जाती है। रागी पोषक तत्वों से भरपूर तृणधान्य है। इसके दानों में प्रोटीन, खनिज तत्व एवं विटामिन का विशेष प्रमाण पाया जाता है। रागी में वसा की मात्रा अधिक होने से मधुमेह एवं हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। रागी में कैल्शियम एवं आयरन का प्रमाण अन्य फसलों से विशेष होने से इसका उपयोग कुपोषण दूर करने एवं बेबी फूड बनाने में होता है। रागी उत्पन्न करते आदिवासी किसान आटे में से रोटी बनाकर खाते हैं। इसके सिवाय इसमें से बिस्कुट, चॉकलेट, टोस्ट, नान, खटाई, वेफर एवं पापड़ी सदृश खाद्य जैसी अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तिलहन, ऑयलसीड, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, अलसी आदि तिलहन माने जाते हैं। भारतीय भोजन में तेल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तिलहन में से खाद्य तेल के उपरांत दानों में से तेल निकाल लेने के बाद बचने वाली खली पशुओं के भोज्य आहार एवं सेंद्रीय खाद के रूप में उपयोग में ली जाती है। मूंगफली, ग्राउंडनट मूंगफली तिलहन फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मूंगफली की फसल को काली कसदार, दोमट मिट्टी की एवं लावा की रेती मिश्रित पानी भरी न रहे ऐसी जमीन, 20 डिग्री से 250 डिग्री के बीच तापमान, 50 से 70 सेमी वर्षा अनुकूल होती है। मूंगफली खरीफ एवं सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में गर्मी की फसल के रूप में बोई जाती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मूंगफली के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश में मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम क्रम पर है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर आदि जिलों में मूंगफली की बुवाई की जाती है।
गुजरात में खाद्य तेल के रूप में सींग तेल विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। तिल सेसमम तिल सदियों से भारत में तिल के तेल का उपयोग हो रहा है। उत्तर भारत में यह वर्षा पर आधारित खरीफ फसल है। दक्षिण भारत में रबी फसल तो कभी कभी जायद फसल के रूप में बोई जाती है। लगभग सभी राज्यों में इसका उत्पादन होता है। सभी तिलहनों में तिल सबसे अधिक तेल वाला होता है। दुनिया के लगभग सभी भागों में खाद्य तेल के रूप में यह उपयोग होता है। गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन एवं बुवाई में प्रथम स्थान पर है। गुजरात में सर्वाधिक बुवाई बनासकांठा जिला में होती है। भारत विश्व में तिल का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है। सरसों, मस्टर्ड सरसों रबी फसल है। यह उत्तर भारत की महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सरसों के दानों तथा तेल को उसके औषधीय गुण के कारण खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। नारियल, कोकोनट नारियल समुद्री किनारे की गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु तथा क्षार वाली जमीन में होने वाली बागानी फसल है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में नारियल के बागान आए हुए हैं। गुजरात में समुद्री किनारे के क्षेत्रों में भी नारियल की बुवाई की जाती है। कम ऊंचाई एवं अधिक उत्पादन देने वाली नारियल की जातियों का विकास किया गया है। दक्षिण भारत में नारियल के गरी के तेल कोपरेल का खाद्य तेल के रूप में उपयोग होता है। नारियल का पानी स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में उपयोगी है। एरंडी, कास्टर ऑयल, एरंडी या रैंडी खरीफ एवं रबी फसल है। एरंडी के वैश्विक उत्पादन में भारत 64% हिस्से के साथ बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः चीन एवं ब्राजील का क्रम आता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन गुजरात में होता है। तदुपरांत आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान आदि इसके उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली आदि जिलों में वो फसल कम ज्यादा प्रमाण में ली जाती है। इसके उपरांत वर्तमान समय में कपासिया, सूरजमुखी, धान एवं मक्के के तेल का खाद्य तेल के रूप में उपयोग बढ़ रहा है। पेय चाय, टी चाय उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके पौधे के पत्तों एवं कोमल कोपलों की प्रक्रिया कर उससे चाय की पत्ती या भूकी का पेय के रूप में उपयोग होता है। चीन के बाद भारत चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है। श्रीलंका, चीन एवं भारत चाय का निर्यात करने वाले मुख्य देश हैं। चाय की फसल के लिए पानी सरलता से बह जाए ऐसी ढलान वाली तथा लौह तत्व वाली जमीन, 20 डिग्री - 30 डिग्री से तापमान एवं 200 सेमी तक वर्षा को वर्षपर्यंत पड़ने वाली फुहारों की आवश्यकता होती है। भारत में चाय असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में अधिक होती है। असम एवं पश्चिम बंगाल देश की 75% चाय का उत्पादन करते हैं। चाय के पौधों से पत्तियों को कुशलतापूर्वक चुना जाता है। कॉफी की फसल को पहाड़ी ढालों पर सूर्य की सीधी धूप न पड़े इस तरह से बड़े वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। कॉफी की फसल को 150 - 200 सेमी वर्षा एवं 15 डिग्री 28 डिग्री से तापमान एवं पर्वतीय ढलान वाली जमीन अनुकूल आती है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक का कुर्ग प्रदेश कॉफी के अधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। कॉफी के फल को एकत्र कर उसके बीज को निकालकर उसे प्रक्रिया कर पीसकर उसका पेय के रूप में उपयोग होता है। कोको वृक्ष के फल के बीज से कोको तैयार किया जाता है। कोको पेय पदार्थ है। इसमें से चॉकलेट भी बनाई जाती है। इसे गर्म, नमीयुक्त जलवायु और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अफ्रीकी देश इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। भारत के केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु कोको की में उत्पादन एवं बुवाई बढ़ रही है। नकदी फसलें कपास, कॉटन, कपास खरीफ फसल है। भारत एवं गुजरात में नकदी फसल के रूप में कपास का मुख्य स्थान है। विश्व स्तर पर भारत कपास के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात में दूसरे स्थान पर है। कपास के पौधे में से रुई का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यह रुई भारत में सफेद सोने के रूप में पहचानी जाती है। तदुपरांत कपास का तेल खाद्य तेल के रूप में एवं कपास की खली दुधारू पशुओं के भोजन आहार के रूप में उपयोगी है। कपास को लंबे समय तक नमी का संग्रह कर सके ऐसी लावा की काली और खनिज द्रव्यों वाली जमीन, गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु, 20 डिग्री - 35 डिग्री से तापमान एवं 30 - 70 सेमी वर्षा अनुकूल आती है। कपास के फसल का समय अंतराल 6 - 8 महीने का होता है। हिम से कपास की फसल को नुकसान होता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एवं ओडिशा आदि मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के किसानों ने भी टी कपास के बीजों को अपना लिया है।
इससे बुवाई क्षेत्र, कुल उत्पादन तथा गुणवत्ता में गुजरात राज्य समग्र देश में प्रथम स्थान पर है। गुजरात में सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महेसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर आदि जिलों में कपास का उत्पादन अधिक होता है। गन्ना, शुगरकेन। गन्ना भारत की मुख्य फसल है। बुवाई की दृष्टि से विश्व में गन्ने की सबसे अधिक बुवाई भारत में होती है। उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का क्रम है। गन्ने में से चीनी, गुड़, खांडश्री तथा इथेनॉल बनता है। गन्ने की फसल के लिए लावा की, नदियों के कांप वाली उपजाऊ जमीन, गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु 21 डिग्री - 27 डिग्री से तापमान 75 - 100 सेमी वर्षा आवश्यक है। कम वर्षा वाले विस्तारों में सिंचाई से यह फसल ली जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि गन्ना उगाने वाले मुख्य राज्य हैं। गन्ने की बुवाई में उत्तर प्रदेश अग्रसर है, परंतु चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम क्रम पर है। गुजरात में दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र में गन्ना अधिक होता है। पटसन, जूट पटसन के उत्पादन में भारत वर्तमान में प्रथम क्रम पर है। पटसन के रेशों को गोल्डन फाइबर कहते हैं। पटसन से टाट, बोरा, कालीन, रस्सी, थैलियां, चंपले, हस्तकला कारीगरी के नमूने आदि बनते हैं। पटसन उद्योग में भारत की बांग्लादेश के सस्ते श्रम से स्पर्धा है। पटसन की फसल को नदियों के मुख्य त्रिकोण प्रदेश की, जहां हर वर्ष नया काम बिछता है, ऐसी उपजाऊ जमीन, गर्म नमीयुक्त जलवायु 30 डिग्री - 40 डिग्री से तापमान एवं 100 सेमी से अधिक वर्षा आवश्यक है। भारत में पश्चिम बंगाल में गंगा के मुख्य त्रिकोण का प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश में पटसन का उत्पादन अधिक होता है। तंबाकू, तंबाकू खरीफ फसल है। तंबाकू की फसल के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की जमीन 20 डिग्री से तक तापमान एवं 100 सेमी तक वर्षा अधिक अनुकूल आती है। तंबाकू की फसल के लिए जलवायु की अपेक्षा जमीन अधिक निर्णायक पर्येबल है। चीन, ब्राजील, भारत एवं अमेरिका विश्व के तंबाकू उत्पादन एवं निर्यात करने वाले मुख्य 4 देश हैं। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक तंबाकू उत्पादित करते मुख्य राज्य। गुजरात में खेड़ा, आनंद जिले में चरोतर के प्रदेश के अलावा आनंद, महेसाणा, वडोदरा, पंचमहाल में अधिक बुवाई होती है। भारत में कुल बीड़ी तंबाकू उत्पादन का 80% गुजरात में होता है। तंबाकू का उपयोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सुनघनी आदि बनाने में होता है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध रखने वाला सिक्किम प्रथम राज्य है। रबर लेटेक्स कुल के रबर के वृक्ष में से झरने वाले दूध, क्षीर में से रबर तैयार होता है। रबर के बागानों में से एकत्र किए गए दूध में एसिटिक एसिड मिलाकर धीमी आंच पर गर्म कर रबर बनाया जाता है, जिसका उपयोग टायर, ट्यूब जैसे अनेक औद्योगिक उत्पादनों में होता है। गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रबर की बागानी कृषि की जाती है। विश्व में रबर उत्पादन में मलेशिया प्रथम स्थान पर है। भारत का मुख्य उत्पादक देशों में समावेश होता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एवं त्रिपुरा रबर का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं। औषधीय एवं मसाला फसलें जीरा, सौंफ, इसबगुल के उत्पादन में गुजरात विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसके उपरांत धनिया, मेथी, राई, सुवा, अजवाइन के उत्पादन एवं निर्यात में भारत आगे है। विश्व के कुल मसाला उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 35% जितना है। भारत की काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग आदि की देश विदेश में खूब मांग रहती है। गुजरात में अश्वगंधा, तुलसी, करियाता, मेहंदी अवल, सफेद मुसली, मधुनाशिनी, अशोक गरमर, लौडी पीपर, गिलोय, कुंवरपाठा आदि औषधीय फसलें एवं सुगंधित फसलों में पुदीना, मेंथोल, पामरोजा, लेमनग्रास का समावेश किया जा सकता है। फल, साग सब्जी एवं फूलों की खेती, विश्व में भारत फलों के उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय क्रम पर है। भारत में केला, आम, सेब, अंगूर, नाशपाती, नारंगी आदि की खेती होती है। केला तमिलनाडु, गुजरात एवं महाराष्ट्र, तो सेब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में तथा अंगूर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में अंगूर का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होने से इसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं। फूलों में गुलाब, जूही, मोंगरा, गेंदा आदि की खेती होती है। इसके उपरांत विविध साग सब्जी की खेती भी होती है। इस तरह भारत में विविध प्रकार की फसलें होती हैं। जानने योग्य, गुजरात में नकदी फसलों की कृषि बढ़ने से घासचारे की कमी रहती है। घासचारा की विविध फसलें फूडर क्रॉप जैसे कि धर्फ, गुजरात धर्फ एक, अंजन, पुसा, येलो अंजन, मारवेल, गुजरात मारवेल, घास एक, शनियार, गुजरात शनियार एक तथा जिंजवा, धामन, हेमेटा एवं कलाटोरिया जैसे घासचारे की फसलें बोई जा सकती हैं।
सामान्य रूप से सभी घासचारा फसलों की कटाई अक्टूबर महीने में अर्थात बुवाई के 4 महीने बाद करनी चाहिए। कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार। पहले के समय में हंसिए, कुदाल, फावड़े, हल, बोला, बुवाई यंत्र एवं बैलगाड़ियों जैसे कम एवं सादे साधनों द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। अब इसमें आधुनिक उपकरणों ने प्रवेश किया है, जिनमें ट्रैक्टर्स, ट्रैलर्स, रोटावेटर सबसे सामान्य हैं। तदुपरांत गेहूं की कटाई के लिए पहले थ्रेसर्स एवं उसके बाद हार्वेस्टर जैसे आधुनिक उपकरण उपयोग में आने लगे। इसके सिवाय रासायनिक खादें, उन्नत बीज, बीज, बायोटेक्नोलॉजी, बीज, जंतुनाशक दवाएं तथा टपक, बूंद सिंचाई, ग्रीन हाउस आदि का उपयोग बढ़ा है। तकनीकी सुधार। भारत में कृषि क्षेत्र में बीज, खाद एवं कृषि साधनों में आए परिवर्तनों को तकनीकी सुधार कहते हैं। सिंचाई के लिए पहले कोस, रहट का उपयोग होता था, अब सबमर्सिबल अथवा मोनोब्लोक पंप, सोलर पंप, टपक सिंचाई एवं कुआरा पद्धति का उपयोग होता है। डीएपी, डाई अमोनिया फॉस्फेट, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, यूरिया, रासायनिक खाद, जैविक खाद, बायोकंट्रोल, प्रवाही जैविक खाद, बायोटेक बीज आदि का उपयोग होता है। किसान फसल की सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवाओं तथा जैविक नियंत्रण, बायोकंट्रोल का उपयोग करने लगा है। सरकार द्वारा किसानों को रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, डीडी किसान चैनल, मोबाइल पर किसान एसएमएस, टोल फ्री नंबर 1800-180-1551, किसान कॉल सेंटर, सरकारी किसान वेब पोर्टल, किसान तथा एग्री मार्केट जैसे मोबाइल रूप द्वारा लगातार जानकारी, नई तकनीक एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संशोधनों एवं नई तकनीक का प्रचार प्रसार ग्राम सेवकों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है। सरकार ने प्रत्येक जिले में केंद्र पर किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है, जहां किसान प्रशिक्षित किए जाते हैं। गुजरात में कृषि मेले द्वारा किसानों को अद्यतन जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी एवं कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद एवं नवसारी में कृषि यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है। वे कृषि के क्षेत्रों में नवीन संशोधन करती हैं एवं कृषि विशेषज्ञ तैयार करती हैं। इसके उपरांत कृषि क्षेत्र में संशोधन करने वाली संस्था आईसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एवं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आदि संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। संस्थागत सुधार। भारत में जमीन का मालिकाना, कृषि ऋण एवं कृषि उत्पादनों की बिक्री में हुए सुधारों को संस्थागत सुधार कहा जाता है। सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म कर किसानों का शोषण रोका है। जोते उसकी जमीन कानून द्वारा कृषक को जमीन का सही मालिकाना हक दिया है। भू जोतों की मर्यादा कानून द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। सरकार बीज, खाद तथा जंतुनाशकों को खरीदने के लिए सब्सिडी एवं आर्थिक मदद करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को कृषि फसलों का बीमा कवच दिया जाता है। अकाल या अतिवृष्टि के समय फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादनों की बिक्री में कानूनन व्यवस्थाएं करके खुली नीलामी की प्रक्रिया को व्यापक बनाया गया है। किसानों को कृषि उत्पादन पोषणक्षम कीमत मिलती रहे, इसलिए सहकारी मंडलियां, खरीद विक्रय संघ, सहकारी स्तर पर गोदाम, शीतगृह, परिवहन एवं दूरसंचार की सुविधाएं दी गई हैं। किसानों से कृषि उत्पादन सरकार द्वारा निश्चित पोषणक्षम सहायक भावों पर खरीदी करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत हैं। 1. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड। 2. गुजरात तिलहन उत्पादक संघ, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोअर्स फेडरेशन, ग्रोट। 3. राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी। हरित क्रांति। हमारे देश में 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हुई। उसके पहले ऐसा समय था कि जब भारत में अनाज की तीव्र कमी थी। एक मुख्य कृषि प्रधान देश को अनाज की आयात करनी पड़ती थी। ऐसी परावलंबी परिस्थिति के सामने देश लड़ रहा था। बीजों की उन्नत किस्में, रासायनिक खाद का बड़ा उपयोग, देश के किसानों का प्रचंड पुरुषार्थ, बिजली की व्यापक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा में हुए सुधार आदि परिबलों से कृषि क्षेत्र में उत्पादन में हुए असाधारण बढ़त को हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में पहचाना जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकों में वृद्धि हो, किसानों को अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद एवं जंतुनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया एवं कृषि उपज में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता भी मिली। हरित क्रांति से गेहूं एवं धान की फसल के उत्पादन में विक्रमजनक उत्पादन हुआ है। देश में पहले जहां खाद्य अन्न की कमी थी, वहां आज अनाज के पर्याप्त भंडार हैं।
एक समय था जब अकाल भारत में कुछ समय के बाद आपदा में बदल गया था। हरित क्रांति के बाद उसके प्रभाव नहीं दिखे हैं। अनाज के सुरक्षित भंडार स्टॉक के कारण अकाल या पानी की कमी की परिस्थिति का सरलता से सामना किया जा सका है। अन्न के क्षेत्र में देश का स्वावलंबन हरित क्रांति का सीमाचिन्ह रूप ऐतिहासिक सिद्धि है। आज नकदी फसलों की बुवाई बढ़ने से दलहन एवं धान्य फसलों का बुवाई क्षेत्र एवं उत्पादन घटा है। एक ही फसल का पुनरावर्तन होने से जमीन का उपजाऊपन भी घटा है। विश्व के देशों ने कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का उपयोग कर जो प्रगति की है, वहां तक पहुंचने में हमें दूसरी हरित क्रांति के लिए तैयार होना होगा। भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का योगदान। कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र पर जो भार था वह अब कम हुआ है। इसके बावजूद अर्थतंत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। यह देश के लगभग आधे लोगों को रोजगार देती है। कृषि क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का लगभग 17% हिस्सा रखता है। भारत के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू, आलू आदि हैं एवं इसके निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कृषि उपज के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। सूती कपड़ा, चीनी, कागज, तेल इत्यादि उद्योग तथा खाद्य सामग्री प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही उपलब्ध बनता है। कृषि से भारत के लोगों को भोजन प्राप्त होता है, परंतु अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा एवं सिंचाई के क्षेत्र में अल्प सुविधा के कारण कृषि के क्षेत्र में विश्व बाजार में भारत का प्रदर्शन सातत्यपूर्ण नहीं रहा है। अनाज संरक्षण। आज किसी भी देश के लिए अन्न सुरक्षा आवश्यक है। यदि अनाज की मांग बढ़ती हो एवं अन्न बड़े पैमाने पर आयात करनी पड़ती हो तो उस देश की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। हरित क्रांति के कारण हम अनाज उत्पादन में स्वावलंबी बने हैं। अनाज उत्पादन में वृद्धि के साथ देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख थी, परंतु आज 125 करोड़ से अधिक है। इससे अनाज की मांग बढ़ी है। इसके बावजूद हमारे देश में पिछले 5 वर्षों में अनाज का उत्पादन बढ़ा है। 1950-51 में भारत में 51 करोड़ टन अनाज उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 2013-14 में विक्रम स्तर पर 265.04 करोड़ टन हुआ है। आज हमारे पास इतना अनाज है कि देश की न्यूनतम आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इस भंडार को बनाए रखना एवं इसमें वृद्धि करना आवश्यक है। अनाज का सुरक्षित भंडार खड़ा कर अकाल या अनाज के कम उत्पादन के समय अनाज की तंगी को रोका जा सकता है। अनाज के गोदामों में रहे अनाज को सुरक्षित रखने की वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर अनाज का बिगाड़ होने से बचाया जा सकता है। यह अनाज हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त दे करके भूख मिटाई जा सकती है। अनाज का बिगाड़ रोकना समय की आवश्यक मांग है। अनाज के संग्रहण एवं प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ़ करनी अत्यंत आवश्यक है। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा गरीबों तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था कर एक अच्छी शुरुआत की है। भारत की कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत का किसान अपनी कृषि उपज को वैश्विक बाजार में बेचकर फायदा प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण नीति अमल में लाई गई है। वैश्वीकरण के कारण कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आए हैं। कृषि फसलों के आयात निर्यात की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। गुजरात में से कपास, मिर्च, तिल चीन के बाजारों में एवं विश्व के विविध फल भारतीय बाजारों में मिल रहे हैं। वैश्वीकरण से भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए जाते ऊंची कीमत के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आए हैं। इससे कृषि में खर्च बढ़ा है, परंतु कपास एवं मक्के के उत्पादन में इससे वृद्धि हुई है। आयात सरल होने से हमारे घरेलू कृषि उत्पादनों को यहां स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ उत्पादनों को वैश्विक बाजार मिलने से उनके पेटेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। विश्व बाजार में हमारी गुणवत्तायुक्त कृषि उपजों का पेटेंट देश के नाम कराना आवश्यक है। भारत को कृषि के क्षेत्र में होने वाली स्पर्धा का सामना करने के लिए नवीन तकनीक अपनाकर गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिक उन्नति एवं सद्धरता बढ़ाने के लिए योजनापूर्ण कदम उठाने होंगे। बढ़ती जनसंख्या एवं भविष्य में बढ़ने वाली कृषि उपजों की मांग के साथ आर्थिक प्रगति की विकास यात्रा को बनाए रखने के लिए द्वितीय हरित क्रांति के लिए ठोस व्यूहरचना बनानी आवश्यक है। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।